नमस्कार आशा बहनों, आपका स्वागत है आज के आशा संवाद के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे संक्रामक बीमारी एवं उसकी निगरानी के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि समुदाय में अक्सर जल एवं रोगाणु जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, खसरा, दस्त, हैजा, टीबी, कुष्ठ फैलते हैं और यदि इन बीमारियों की सतर्कता से निगरानी न की जाए तो वे महामारी का रूप ले लेती हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ विशेष संदेश देने के लिए डॉक्टर अश्विन भागवत, उप संचालक IDSP कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। नमस्कार आशा बहनों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से आपको शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और एक बड़ा सुअवसर है और जिसमें मैं आपके रूबरू हो करके जो आप एक महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय में निभाते हैं, उसी की कड़ी में मैं आपसे कुछ और बातें बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से समुदाय की मदद कर सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई अचानक से बीमारी फैलती है, अचानक से कई लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार के साथ चत्ते आने लगते हैं, ठंड लगने लगती है, या अचानक से कुछ लोगों को उल्टी दस्त होने लगते हैं, तो कोई महामारी या इस प्रकार की संभावना रहती है और इसकी सूचना अगर हमें समय पर मिल जाए तो ये बड़ा सहयोगी होता है कि हम उचित प्रबंधन हम कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं और टीम भेज करके या अन्य किसी भी विधि से हम वहाँ पर सेवाएं अपनी प्रदान कर सकते हैं ताकि ये बीमारी फैले ना और उसकी रोकथाम हो जाए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों का एक दायित्व है कि आप लोग हमसे, आप आशा सहयोगी के माध्यम से, आप ANM बहन के माध्यम से, सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से या आपके विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सूचना पहुँचे ताकि हम इस प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है तो हम उसकी रोकथाम कर सकें। धन्यवाद सर। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि इन संक्रामक बीमारियों में महामारी की पहचान एवं निगरानी करने के लिए गांव में क्या करें जिससे गांव में बीमारियों का प्रकोप न फैले। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। वो है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है? हमारा क्या है, समाज में जब हम स्वास्थ्य के बारे में जब भी बात करते हैं तो अचानक से आपने देखा होगा कोई बीमारियां तुरंत फैलने लगती हैं, तो हमें लगता है इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसका एक निर्धारित सूचना तंत्र है। ये सूचना तंत्र हमारी जिस कम्युनिटी या जिस समुदाय में बीमारी फैलती है, इस गांव में, मोहल्ले में, उसके समुदाय के लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है कि हमारे यहाँ एक अचानक से बीमारी फैलने लगी। इसमें चूँकि समुदाय के बीच में रहने वाली एक कार्यकर्ता हमारी है जो समुदाय के स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को नेतृत्व करती है, तो स्वाभाविक तौर से सबसे पहले उसको जानकारी प्राप्त होती है कि हमें इस समुदाय में, इस गांव में, इस मोहल्ले में अचानक से बीमारी बढ़ गई है, तो उसको क्या करना है। तो वो कई बार अलग अलग जगह संपर्क करती है। उसके लिए एक निर्धारित सिस्टम है। सबसे पहले वो हमारी आशा फैसिलिटेटर को बताए। वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि आशा फैसिलिटेटर उसको समझती है कि नॉर्मल है, कि आगे बताने की ज़रूरत है, या ये डायरेक्ट समुदाय से स्वास्थ्य विभाग के बीच में क्या क्या हमारे बीमारी फैलने की स्थिति में क्या इंटरवेंशन, क्या हमें ऐसा कदम उठाना है जिससे बीमारी आगे ना फैले, ये बीमारी जो है उसके लिए क्या उपचार की नई नई हमारी रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि इसको हम आगे फैलने से रोकें और जो बीमार हो गए उनका उपचार करें। तो इसके लिए हमारा जो कार्यक्रम चलता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है, निगरानी तंत्र जो हम कहते हैं, वो आशा होती है। तो आशा को ऐसी स्थिति में जो सामान्यतः हमारे समुदाय में फैलती है, ऐसी जो निगरानी तंत्र है उनमें से प्रमुख बीमारियों के बारे में आशा जैसे समझती है कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अचानक से दस्त के पेशेंट फैलना चालू हो गए, अचानक से चिकनगुनिया हो गया। जैसे अभी एक कार्यक्रम हुआ था, वो बहुत अच्छा, हमारी आशाओं ने बहुत शानदार काम किया था। वो था हमारा कोविड की महामारी। कोविड की महामारी कहाँ कितनी फैल गई, कहाँ उपचार करना है, क्या सहयोग करना है, हमारी आशाओं ने बहुत अच्छा काम किया। और इस सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि आपने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निर्वहन किया था।
हमारी 33 से ज़्यादा बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें तत्काल रूप से इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। उनमें से प्रमुख जो आशाओं को सूचना करना चाहिए वो महत्वपूर्ण हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जो ठंड दे के बुखार आने वाली बीमारियां हैं, हमारी एकदम से सर्दी खांसी बहुत लोगों को फैल जाए, हमारी दस्त की बीमारियां, खसरा हो जाए, खसरा मतलब लाल चकत्ते दाने के साथ बुखार, हमारा टाइफाइड मतलब बुखार लगातार लंबे समय तक चलने वाले कुछ ज़्यादा लोगों में होना शुरू हो जाए, हमारा पीलिया रोग हो जाए, हमारे अचानक से किसी के कोई शरीर का अंग काम करना पड़े, जैसे कि हम पोलियो में देखते हैं, तो पोलियो या पोलियो जैसी कोई भी लकवा की बीमारी हो, वैसी स्थिति में, या हमारे बच्चों को अचानक बुखार के साथ साथ मानसिक स्थिति मतलब सामान्य ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, वैसी स्थिति हो, या फिर हमारे ऐसी कोई बीमारी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं पता, इन सारों के बारे में हमें हमारे स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूचना कौन सी स्थिति में दी जाए, कब ये बीमारी हम ये समझेंगे कि इसकी सूचना करना आवश्यक है। तो इसके दिन निर्धारित हैं, जैसे कि आपको एक ही परिवार में बुखार के मरीज 5 से ऊपर मिले, हमारे शरीर में चिकत्ते या निशान वाले 2 से ज़्यादा, छोटे बच्चे जिसको अपन खसरा का रोग कहते हैं, या कहीं भी दाने पड़ रहे हैं शरीर में, अगर हमारा खसरे जैसा कोई भी केस दिखता है तो उसका एक पेशेंट अगर हमें गांव में मिलता है तत्काल सूचना करना है। हमारे यहाँ अगर किसी का शरीर का एक भाग लकवाग्रसित हो गया, चाहे बच्चा हो चाहे हमारा एक 19 साल तक का कोई भी ऐसा आदमी हो, तो उसकी सूचना हमें एक भी आदमी को हो तो तत्काल सूचना करना है। तीव्र बुखार के साथ मानसिक स्थिति में परिवर्तन है तो एक भी आदमी को दिखाई देता है तुरंत बताइए। पीलिया या टाइफाइड के अगर कोई केस दिखते हैं तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो उनकी सूचना करें। हमारा मलेरिया का अगर कोई फैल्सीफेरम पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसकी एक भी पेशेंट हो तत्काल सूचना करें। डेंगू या चिकनगुनिया के पेशेंट हैं वो 1 से ज़्यादा हों तो तुरंत बताएं। हमारे इसके अलावा कुछ चीज़ें और, जैसे कुछ लोगों को गांव में कहते हैं कुत्ते ने काट लिया, तो ये जानकारियां भी हमें देना रहती है। कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा है, सांप ने काटा है, कोई भी जहरीले या कोई भी जंगली जानवर ने किसी को अटैक किया है, गांव में किसी को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी भी हमें सूचना देनी होती है। आशाओं ने जैसे कोविड में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे ही हमें जैसे भी कोई तत्काल मतलब आशा इसमें करेंगी क्या, तो जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, जैसे ही पता चलता है, उनको इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अमला को देनी है, जिसमें पहला हमारी ANM है, आशा फैसिलिटेटर है, दूसरा अगर उसको लगता है ज़्यादा गंभीर है तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला स्तर के अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है। दूसरा, वो चूँकि समुदाय में रहती है तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है समुदाय से हमारे स्वास्थ्य विभाग को जोड़ना। तो जैसे ही इसके लिए प्रकोप ये है कि बढ़ रहा है तो उसकी लगातार वो सूचना करे कि अब ये स्थिति है, अब ये स्थिति, ये स्थिति। साथ में इससे क्या होता है, इससे हमें आगे उपचार करने में सुविधा मिलती है, आगे भविष्यवाणी करने में सुविधा होती है कि अब इसके बाद इतने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। वो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट जो यहाँ महामारी के काम देखते हैं वो आपको वापस सूचनाएं देंगे कि अब इसमें आगे क्या संभावना है, आपको क्या करना है, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा। आशा कार्यकर्ता जो है स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच में एक समन्वय का काम करती है। वो जो करती है उसके कारण हमारे जो स्वास्थ्य के विषय हैं उसकी जागरूकता पूरे समुदाय में पहुंचती है। इसलिए गंभीर मरीजों के लगातार निगरानी में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके ट्रीटमेंट में भी सहायक के तौर पे ये कार्य करती है। तो देखा बहनों आपने, संक्रामक बीमारी की रोकथाम में समुदाय स्तर पर कैसे आप अपने गांव को बीमारी रहित बना सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। हम देखेंगे कि सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड की एक आशा कार्यकर्ता की सतर्कता से कैसे बची नवजात शिशु की जान। ये एक सराहनीय उदाहरण है कि एक जागरूक और संवेदनशील आशा कार्यकर्ता ने समय पर उचित कार्यवाही की और परिवार का विश्वास भी जीता। सफलता की कहानी
आशा कार्यकर्ता श्रीमती निशा अहिरवार, ग्राम उमरिया, सेमरा विकासखंड, राहतगढ़, जिला सागर, ग्राम उमरिया सेमरा की आशा श्रीमती निशा अहिरवार अपने नियमित नवजात एवं प्रसूता देखभाल हेतु मोहिनी पति नितिन अहिरवार के घर पहुंची। गृह भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि नवजात शिशु अत्यंत कमजोर है। उसे लगातार दस्त, सर्दी और तेज सांस चलने की शिकायत थी। बच्चे की छाती तेजी से उठ गिर रही थी और वह दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। अपनी प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर निशा अहिरवार को समझ में आ गया कि शिशु खतरे में है और उसे हल्के निमोनिया के लक्षण हैं। उसने माता पिता को शिशु की गंभीर स्थिति से अवगत करवाया तथा उन्हें शिशु को राहतगढ़ अस्पताल ले जाने की सलाह दी, परंतु परिवार ने बात कल पर टाल दी। निशा ने कई बार समझाने की कोशिश की कि देरी करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन परिवार अगले दिन जाने की बात पर अड़ा रहा। इस स्थिति में निशा अहिरवार ने हार नहीं मानी। तुरंत आशा पर्यवेक्षक श्रीमती संगीता अहिरवार को स्थिति की पूरी जानकारी दी। आशा सुपरवाइजर ने भी परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल परिवार से फोन पर बातचीत शुरू की। लगातार 2 घंटे तक उन्होंने धैर्यपूर्वक परिवार को समझाया। उन्होंने निमोनिया के लक्षणों, संभावित खतरे और अस्पताल में उपलब्ध मुफ्त सुविधाओं के बारे में बताया। धीरे धीरे माता पिता को ये महसूस हुआ कि देरी करना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस सब प्रक्रिया में रात हो गई। परिवार अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों के समन्वित प्रयासों से बच्चे को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से राहतगढ़ अस्पताल रेफर भेजा। वहां डॉक्टरों ने जांच में निमोनिया की पुष्टि की और इस तरह शिशु की समय पर उपचार मिलने के कारण जान बच गई। माँ और शिशु अब स्वस्थ हैं। आशा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में परिवार का विश्वास और अधिक बढ़ गया है तथा पूरे समुदाय में ये एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। ये प्रेरक कहानी दर्शाती है कि यदि आशा प्रशिक्षण में बताई बातों का पालन कर समय पर सही निर्णय लेकर सतत प्रयास से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है। आशा निशा अहिरवार और आशा पर्यवेक्षक संगीता अहिरवार का ये प्रयास इस बात का प्रमाण है। कार्यक्रम का अब अगला चरण है पिछले एपिसोड में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करने का। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिकारी जो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारे क्षेत्र में एक दंपत्ति है जिसको डॉक्टर ने बताया है कि महिला की बच्चेदानी की एक तरफ की नस में सिकुड़न है। इसके लिए क्या उपाय हैं? अगर आपको ऐसा कोई गांव का मरीज मिलता है तो उसके लिए आपको अपने सारे फाइल, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट जहां भी उसने उपचार कराया है, नसों का सिकुड़न जिसके बारे में बताया है, स्वाभाविक तौर पर उस डॉक्टर ने उसका उपचार ही बताया है, नहीं भी बताया हो तो उसका प्रकरण आप अपने निकटतम डॉक्टर के माध्यम से प्रकरण उसका आप जिला स्तर पर पहुंचाएं। जिला स्तर में 2 या 3 डॉक्टर हमारे CMHO तय करेंगे, उनके साथ बैठ के आपस में तय होगा क्या इसमें किया जा सकता है। अगर जिला स्तर में नहीं होगा तो उसके रेफरल की व्यवस्था करके उसको हमारे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भेजा जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें इनकी सुविधाएँ हैं, जहाँ पर उसको उपचार पूरा निःशुल्क मिलेगा। साथ में उसमें आगे क्या प्रिकॉशन रखना है, कैसे उपचार करना है, ये सारी जानकारियाँ सारा कुछ मिलेगी। तो आपका महत्वपूर्ण काम है उसकी जानकारियाँ सारी इकट्ठी करते हुए उसको हमारे स्वास्थ्य विभाग के संबंधित डॉक्टर को मिलवाएं, उनसे रेफर करवा के उसको जिला या CMHO के पास जानकारी पहुंचाएं। CMHO उसके आगे कार्रवाइयाँ कराएंगे। ऐसा ही एक प्रश्न अन्य आशा ने पूछा है कि उसके गांव में एक महिला है, उसकी पहली डिलीवरी हुई लेकिन उसके बाद की 5 से 6 गर्भावस्था में बच्चों की कभी पेट में तो कभी प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, जबकि वो बराबर प्रतिमाह डॉक्टर को दिखाती रहती है। बताएं इस स्थिति में क्या करें?
हमारे जो रक्त ग्रुप ऐसे रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ऐसे अगर पति पत्नी रहते हैं तो उनमें ऐसी संभावनाएं ABO इनकॉम्पेटेबिलिटी कहलाता है, उसके कारण ये संभावनाएं रहती हैं। कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण ऐसा बार बार होता है कि बच्चे डिलीवरी के समय या डिलीवरी होने के बाद तत्काल बाद उनके समाप्त होने की जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उनको आप अपने सारे जितने उपलब्ध डॉक्यूमेंट हैं, अधिकतम डॉक्यूमेंट के साथ में अपने अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी पहुँचें और वहाँ एक प्रार्थना पत्र लिखें कि इसमें डॉक्टरों की टीम बनाकर इसके बारे में उपचार क्या संभव है वो बताएं। तो हमारे यहाँ मेडिसिन वाले, हमारे जो वहाँ के एनेस्थीसिया वाले, हमारे ऑप्स गायनी वाले, ये लोग मिलके इनकी एक टीम बन के डिसाइड करेगी क्या इसका उपचार जिला में कर सकते हैं। अगर जिला में नहीं कर सकते तो उसकी एक समरी बनाकर वो जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे और वहाँ से ये तय होगा कि इसका कारण क्या है। कारण निकलने के बाद उसका उपचार निदान वहाँ से संभव होगा। तो ऐसे कोई भी केस हैं, इसकी सारी जानकारी संग्रहित करके साथ में संबंधित डॉक्टर के माध्यम से जिला में एक प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जिसमें कि वो टीम बनाएंगे और टीम बनाने के साथ इनको तय करेंगे कि आप किस दिन वहाँ आएँ। उस दिन आकर आप जब सलाह लेंगे तब फिर वो आगे आपको आगे की क्या करना है ये जानकारी देंगे। इसी प्रकार का एक प्रश्न नरसिंहपुर जिले की एक आशा ने पूछा है कि उनके गांव की एक महिला है जो दूसरी बार गर्भवती नहीं हो पा रही है, कृपया कर उपाय बताएं। दूसरी बार गर्भवती ना होने का एक प्रमुख कारण कई बार ये रहता है एनओव्यूलेटरी साइकिल, मतलब कि हमारे सामान्यतः मासिक धर्म जब होता है तो हर मासिक धर्म में एक अंडा हमारा फैलोपियन ट्यूब में आता है, बच्चेदानी अंडेदानी से निकल के बच्चेदानी में पहुंचता है और उसका अगर शुक्राणु से संयोग होता है तब वो आगे जाके गर्भ रुकता है। इसकी साइकिल भी आपको ट्रेनिंग में सिखाई गई है। लगभग 13वें-14वें दिन में वो वहाँ पहुँचता है और अगले 14 दिन के बाद वो रक्तस्राव के साथ निकलता है। उसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई बार क्या होता है, ओवम किसी हार्मोन डिस्टर्बेंस से या किसी कारण से पहली डिलीवरी के बाद नहीं बनता। तो आपने कई बार देखा होगा पहली डिलीवरी के बाद 4-5-6 साल हो गए, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा। तो इसमें ओव्यूलेशन स्टडी एक चीज़ होती है, मतलब ओव्यूलेशन का अध्ययन किया जाता है। उस ओव्यूलेशन अध्ययन के साथ में ये डिसाइड होता है कि ओवम ना बनने का, मतलब जो अंडा है वो बन रहा है कि नहीं, हर महीने वो रक्तस्राव के साथ निकल रहा है कि नहीं। इसकी कुछ सामान्य सी दवाइयाँ हैं, जब हम उसका ओव्यूलेशन का जांच करा लेते हैं तो उनकी दवाइयाँ दे के इसका उपचार किया जाता है। ये जो ओव्यूलेशन स्टडी है वो मासिक धर्म के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें ऐसे दिन के हिसाब से डॉक्टर उनको सोनोग्राफी वाला दिनांक देता है कि उन दिन आइए हम ओव्यूलेशन स्टडी करेंगे। उसमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ओवम का साइज़ बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। जब वो 14वें दिन के बाद उसमें ओवम वहाँ से ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पता चलता है। उससे पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसका अंडा नहीं बनना, और इसके अलावा कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, तो वो भी सोनोग्राफी में हमें पता चल जाते हैं। तो ये आधुनिक पद्धति से हम ऐसे महिलाओं को पुनः माँ बनने के लिए उनको हमारी सूचना, जानकारी और उपचार से अवसर दे सकते हैं। एक आशा का सवाल है कि उसके गांव में एक 17 साल की लड़की है, उसे माहवारी नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है? दो चीज़ें हो सकती हैं, उसको एक भी बार माहवारी ना आई, या उसको एक आध बार माहवारी आई फिर कुछ दिन बाद आ रही है, या कुछ दिन से आ ही नहीं रही है। एक भी बार नहीं आई तो तब उसकी पूरी जांच कराई जाती है। उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ PCOS तो नहीं है, मतलब उसमें ओवरी के अंदर कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है जिसके कारण उसको ओवुलेशन नहीं हो रहा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है उसको कोई लंबी बीमारी होना, या उसके परिवार की ऐसा इतिहास होना जिसमें कि उसको उसकी माँ, उसकी मौसी, उसके जो माँ तरफ के रिश्तेदार, उनको सबको क्या रेगुलर मतलब अनियमित रूप से माहवारी आने की
इतिहास रहा है। अगर ऐसा रहा है तो ऐसे लगभग हार्मोन की स्थितियों में होता है जो कुछ समय बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है कि संक्रामक बीमारी, जैसे उसको कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे कि हम क्षय रोग या टीबी में देखते हैं, या दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पोषण की कमी, एनीमिया या खून की कमी तो नहीं है। तो इसमें सरल से जटिल की तरफ चलें। सबसे पहले खून जांच करें, खून सही है कि नहीं, फिर देखें कि उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, फिर देखें कि उसके परिवार में कोई इतिहास तो नहीं है, फिर देखें कि इससे अलग हटके कोई है तो डॉक्टर से बात करके डॉक्टर महिला डॉक्टर से जांच कराएगा, महिला डॉक्टर उसका निदान कराएगा। हमारी एक आशा बहन यशोदा अहिरवार सुल्तानगंज जिला रायसेन का प्रश्न है कि HBPNC के गृह भ्रमण में एक शिशु का वजन 7 दिन में 300 ग्राम बढ़ जाता है, क्या ये सही है? उसे इस बात की चिंता होती है कि क्या ये सामान्य है? पहले हम जानें कि एकदम से उसका वजन जो एक हफ्ते में 300 ग्राम बढ़ा है उसके क्या कारण हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम जिस मशीन से जांच कर रहे हैं पहले उसको कैलिब्रेशन उसका सही है कि नहीं। हम मशीन जैसे हम बच्चे को नापते हैं, उस मशीन को बीच बीच में हमें सामान्य वजन के साथ नापते रहना चाहिए कि हमारी मशीन का जो कैलिब्रेशन है मतलब वो सही नाप रही है कि नहीं नाप रही। महत्वपूर्ण ये है कि अगर वो सही नाप रही फिर वजन बढ़ रहा है तो उसके दूसरे कारणों पर हम लोग चिंता करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसका सूजन है या कुछ पड़ रहा है तो उसके लक्षण भी हमें दिखाई देंगे। तीसरा, अगर हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वैसी स्थिति में हमें बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सामान्यतः हमारा जो एक हफ्ता है उसमें 100 ग्राम के करीब वज़न हमारा बढ़ता है। हमारे डिलीवरी के पहले हफ्ते उसका वज़न कम होता है, दूसरे हफ्ते से बढ़ना शुरू होता है और पूरे एक माह में फिर 300 ग्राम अगर एक माह में बढ़ रहा है तब बहुत सामान्य है। धार जिले की आशा किरण भोसले ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और सवाल किया है कि सिकल सेल ट्रेट गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की गोली के साथ आयरन की गोली दे सकते हैं या नहीं। आपको भी, आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे जो सिकल सेल हैं उनमें हमारे सिकल मतलब हंसिए के आकार की रक्त कोशिकाएं जो सामान्यतः ओवल शेप होती हैं वो हमारे हंसिए के आकार की हो जाती हैं और वो खुद कुछ समय बाद टूटती हैं, जिसके कारण लगातार खून की कमी होती है। अब चूंकि वो टूटती हैं तो उनका शरीर के अंदर ही उनका जो आयरन है वो संचित होता रहता है, इसलिए उनको आयरन फोलिक हम सामान्यतः सिकल सेल में आयरन फोलिक की गोलियां नहीं देते, मगर फोलिक एसिड की उनको लगातार कमी होती रहती है तो फोलिक एसिड की हम गोलियां देते हैं। अब अगर वो उसको खून की कमी प्रेगनेंसी के समय है तब हमें स्पेशल उसकी जांच कराना पड़ती है कि उसमें उसके आयरन किसके कारण कम है, क्या लोहे तत्व की कमी के कारण है, क्या फोलिक एसिड की कमी के कारण है। तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसका हमारी जो हब एंड स्पोक मॉडल की जितनी पैथोलॉजी पेरीफेरी में सभी जगह उपलब्ध है वहाँ आप उसको लेके जाएं, उसका डिटेल जांच होगी। उसके बाद डॉक्टर तय करेगा कि इसको आयरन भी देना है या नहीं देना है, कि केवल उसको फोलिक एसिड देना है। फोलिक एसिड देना तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर आयरन देना है कि नहीं देना ये हमारे डॉक्टर तय करेंगे। हमारी आशा बहनें बहुत ध्यान से एपिसोड देखती हैं, क्षेत्र में कार्य करती हैं और इसीलिए वे ऐसे प्रश्न पूछ पा रही हैं। हम आशा करते हैं कि वे आगे भी इसी तरह का सहयोग और उत्सुकता बनाए रखेंगी। अब हम समापन के समय धन्यवाद देते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सभी आशा बहनों का और आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते तक के लिए। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें। याद रखिए, स्वस्थ समुदाय ही स्वस्थ गांव की कुंजी है।